हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का नेक्स्ट पार्ट। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने मिरर फॉर्मूला और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखे थे, तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आज के वीडियो में अपन चैप्टर का सेकेंड हाफ स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है रिफ्रैक्शन। अभी तक अपने 4 वीडियो में रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी की थी, अब अपन स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। देखो, जब लाइट जो होती है वो एक मीडियम में ट्रेवल करते हुए आती है और दूसरे मीडियम की सरफेस पे टकराकर वापस चली जाती है, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। और जब दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेती है, उसे अपन क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन के केस में एक लाइट रे ट्रेवल करते हुए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन जो होती है उससे हट जाती है, वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसे अपन क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि लाइट की स्पीड में क्या आता है, चेंज आता है। ठीक है, लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो जैसे ही उसकी दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, उसकी वजह से लाइट का जो पाथ होता है वो भी चेंज हो जाता है। जैसे कि आप इन दो डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसमें ये लाइट की रे आ रही थी और फिर कुछ इस तरफ चली गई। इसमें देखो, लाइट की रे आ रही थी, अपना ओरिजिनल पार्ट छोड़ के नीचे की तरफ बेंड हो गई। ठीक है, अब अपन समझते हैं कि ऐसा कब होगा और ऐसा कब होगा। तो इसे समझने से पहले अपन को यह समझना है कि अगर अपन दो मीडियम लेते हैं और उनमें लाइट की स्पीड को कंपेयर करें, तो कंपेरेटिवली, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कंपेरेटिवली जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी उसे कहेंगे रेयर मीडियम, और जिसमें लाइट की स्पीड कम होगी उसे कहेंगे डेंस मीडियम। अभी आप डेंस और रेयर मीडियम को स्पीड के हिसाब से समझो, अभी आज ही के वीडियो में अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से भी समझेंगे। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो दोनों में से एक मीडियम रेयर होगा, एक क्या होगा, डेंस। कहने का मतलब है एक मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी और एक में लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी। अब सपोज करते हैं कि लाइट जो है वो डेंस से रेयर मीडियम में गई। किससे किस मीडियम में गई? डेंस से रेयर। मतलब पहले मीडियम ऐसा था जिसमें लाइट की स्पीड स्लो थी, बाद में मीडियम ऐसा है जिसमें लाइट की स्पीड क्या है, थोड़ी फास्ट है। ठीक है, अब ऐसा होने पर क्या होगा, ये लाइट की जो रे है जो आ रही थी, जिसे अपन इंसिडेंट रे कहते हैं, ये अपना ये डैश डैश से इसका ओरिजिनल डायरेक्शन शो कर रखी है, ये पाथ छोड़कर इस वाली लाइन से ऊपर की तरफ चली जाती है। और ये जो अपने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है इसे अपन नॉर्मल कहते हैं। तो जब इंसिडेंट रे जो है वो डेंस से रेयर मीडियम में जाएगी, या लाइट की रे जो है वो डेंस से रेयर मीडियम में जाएगी, तो वो नॉर्मल से दूर हटती है। कहां जाती है? नॉर्मल से दूर हट जाती है। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही रेयर मीडियम में जाएगी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी। अब यहां पर 3 रे है, एक रे तो कौन सी है, 3 रे तो क्या, 3 लाइन है। एक लाइन तो ये जिसे अपन कहेंगे इंसिडेंट रे, एक ये इमेजिनरी परपेंडिकुलर खींचा हुआ है जिसे नॉर्मल कहेंगे, और एक वो पाथ है जो दूसरे मीडियम में शो कर रहा है लाइट की रे को, उसे अपन रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। ऐसा कैसा अपन ने रिफ्लेक्शन में भी देखा था। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो जब लाइट की रे डेंस से रेयर मीडियम में जाती है तो ये आर की वैल्यू जो है आई की वैल्यू से ज्यादा आ रही है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो लाइट की रे जो है वो नॉर्मल से दूर हटती। अगर लाइट की रे रेयर से डेंस में जाए, इसका मतलब पहले ऐसे मीडियम में जिसकी स्पीड, जिसमें लाइट की स्पीड कंपैरेटिवली ज्यादा है, और बाद में ऐसे मीडियम में जिसमें उसकी स्पीड कंपैरेटिवली कम है। अगर ऐसा केस है तो लाइट की रे जो है अपना पाथ तो चेंज करेगी लेकिन वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। इस केस में एंगल आई के कंपेयर में आर की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डेंस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। इन दोनों से अपन को यह समझ में आया कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, और इसे अपन रिफ्रैक्शन कहेंगे। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उसे अपन क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। कोई तकलीफ नहीं। व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम डेंस टू रेयर, इट्स स्पीड इंक्रीज एंड लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हटती है।
और ऐसे केस में जो आर जो होता है वो आई से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है। दूसरा, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंस, जब लाइट जो है रेयर से डेंस में जाती है तो ऐसे केस में उसकी स्पीड डिक्रीज होती है और वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। ऐसे केस में जो रिफ्रैक्टिव एंगल है जो वो होता है इंसिडेंट एंगल से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। ये अपना था किसके बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में। अब अपन इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखो एक एग्जाम्पल अपनी बुक में दे रखा है कि व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर, मतलब किसी चीज पे अल्फाबेट है, जरूरी नहीं है वो प्रिंटेड हो, आपके हैंड रिटन भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर अपन एक थिक ग्लास स्लैब पुट करें। ग्लास की स्लैब होनी चाहिए, थोड़ी थिकनेस होनी चाहिए। जब उसके ऊपर रखेंगे तो अपन को ऐसा लगेगा कि वो जो अल्फाबेट है थोड़े उभरे हुए, थोड़े ऊपर आ गए। और ऐसा किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से। क्यों? क्योंकि लाइट की रे दो मीडियम में ट्रेवल कर रही है, एक एयर और दूसरा कौन सा है, ग्लास स्लैब में क्या होगा, ग्लास होगा। एक और चीज, एयर और ग्लास में कंपेयर किया जाए तो एयर रेयर मीडियम है, ग्लास स्लैब कैसा होगा, डेंस मीडियम होगा। ठीक है। एक और चीज, कोई भी मीडियम परमानेंटली रेयर नहीं होता, परमानेंटली डेंस नहीं होता, उसे कंपेयर करना है। जैसे मैं एयर और वाटर को कंपेयर करूं तो वाटर एक कैसा मीडियम है अपना, डेंस मीडियम होगा, एयर रेयर मीडियम होगा। लेकिन एक मीडियम वाटर हो और एक मीडियम ग्लास हो तो अब ग्लास डेंस मीडियम होगा, वाटर कैसा होगा, रेयर। तो ये रेयर और डेंस जो वर्ड दिए जाते हैं कंपेरेटिवली दिए जाते हैं। एक एग्जांपल और है, व्हेन अ पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर, एक पेंसिल है उसे पानी में डाल रखा है, वाटर में डाल रखा, आधी अंदर आधी बाहर है। तो वो जो पार्ट जो पानी के अंदर है वो अपन को थोड़ा मुड़ा हुआ दिखता है। और ऐसा किसकी वजह से होता है, ऐसा अपने रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन के लॉ की। जैसे रिफ्लेक्शन के लॉ होते हैं ठीक वैसे वैसे रिफ्रैक्शन के भी लॉ होते हैं। वहां पे भी दो लॉ थे, यहां पर भी दो लॉ है। पहला लॉ दोनों में सेम है। वहां लॉ था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। यहां पर अपन लिखेंगे इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। तो ये तो सेम हुआ। दूसरा जो अपने लॉ था वो वहां पर क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं। अब यहां तो ये तो क्लियर है कि आई और आर दोनों ही केस में सेम नहीं आ रहे, एक में आर ज्यादा है तो एक में आई ज्यादा है। तो अब क्या करेंगे, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो एंगल आई और आर है, ये एंगल है, इनकी साइन में वैल्यू निकालेंगे। साइन बोले तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है ना, साइन थीटा कॉस थीटा। तो एंगल आई मान लो जैसे 30 डिग्री है तो साइन 30 की वैल्यू, एंगल आर मान लो 60 डिग्री है तो साइन 60 की वैल्यू। तो इंसिडेंट एंगल के साइन की वैल्यू और रिफ्रैक्टेड एंगल की साइन की वैल्यू का अगर रेशियो निकाले तो वो कांस्टेंट आएगा। लेकिन कांस्टेंट कब आएगा, जब आप जैसे मान लो ये एक मीडियम है, इसके ऊपर मान लेते हैं एयर है और नीचे वाटर है, और अपन ने लाइट को ये अपन मान लेते हैं नॉर्मल है। एक बार इंसिडेंट रे को इसके साथ 30 डिग्री पे अपन ने क्या किया, गिराया। दूसरी बार अपन इंसिडेंट रे को जो है वो 60 डिग्री के एंगल पे गिरा रहे। एक बार अपन इंसिडेंट रे को 45 डिग्री के एंगल पे गिरा रहे। अलग अलग इंसिडेंट एंगल पे गिरा रहे और उसके करस्पॉन्ड जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो मेजर करेंगे। इसमें भी आर मेजर करेंगे, इसमें भी आर मेजर करेंगे, इसमें भी आर मेजर करेंगे। अब जो ये पेयर है इसमें साइन की इंसिडेंट एंगल की वैल्यू, इसमें साइन की जो वैल्यू होगी, आर की जो साइन में वैल्यू होगी, उसका रेशियो निकालू। मान लेते हैं कि रेशियो आता है 1.2। तो इसमें जब मैंने इंसिडेंट एंगल 45 किया तो यहाँ आर भी चेंज होगा। इसके साइन की वैल्यू और इसके साइन की वैल्यू देखूंगा तो वो भी 1.2 आएगा। इसमें साइन की वैल्यू और इधर जो आर की है साइन की वैल्यू वो देखूंगा तो भी रिफ्लेक्ट वो जो रेशियो आएगा वो सेम ही आएगा। तो इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्टिव एंगल का साइन लेना है, उसका रेशियो निकालना है। हमेशा कांस्टेंट आएगा, कब तक, जब तक आप मीडियम का पेयर और उसका ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे। एक तो मीडियम चेंज नहीं करना है और एक आपको ऐसे नहीं, जैसे यहां पर एयर से वाटर में जा रही है तो आपको ऐसे नहीं करना है कि वाटर से एयर में, एयर से वाटर तो एयर से वाटर ही लेना है। आप इंसिडेंट एंगल कुछ भी ले लो, उसके करस्पॉन्ड जो रिफ्रैक्टिव एंगल आता है उस रिफ्रैक्टिव एंगल और इंसिडेंट एंगल उन दोनों की साइन की वैल्यू निकाल दो। साइन आई की वैल्यू ऊपर, साइन आर की वैल्यू नीचे रखेंगे तो जो आंसर आएगा वो एक कांस्टेंट होगा और इस कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक और चीज,
इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन रिप्रेजेंट एन से तो करते ही है, साथ में नंबर भी लिखते हैं। ये नंबर क्या है, जैसे मान लो ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है और लाइट की रे 1 से 2 में जा रही है, तो 1 से 2 में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे रीड किया जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। ठीक है, इसके बारे में अभी और भी अपन डिटेल में देखेंगे। अभी आप इतना रखो कि साइन आई और साइन आर का रेशियो एक कांस्टेंट होता है और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। ये जो सेकंड लॉ है इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, तो आपको स्नेल्स लॉ नाम से भी पूछा जा सकता है। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो लास्ट में टर्म थी, इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो पहली लाइन तो ये समझनी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या मेजर कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। अभी अपन ने देखा था कि जब अपन एक लाइट को रेयर से डेंस में ले जाते हैं तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और जब डेंस से रेयर में जाते हैं तो नॉर्मल से दूर हटती है। वो जो बेंड होना है या दूर हटना है वो कितना होगा, कितना दूर हटेगा, कितना बेंड होगा, वो एक्सटेंट कितना है, वो अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मेजर कर सकते हैं। तो द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, मीडियम का जो पेयर है एयर से वाटर, तो वो सेम रखना है, कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिपेंड करती है किस पे, रिलेटिव स्पीड ऑफ लाइट पे। लाइट जो होती है सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करती है वैक्यूम में, और उस समय उसकी स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर में भी लगभग यही होती है। अलग अलग मीडियम में जब लाइट जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है और डिक्रीज होती है। ठीक है, तो लाइट ट्रेवल फास्टर इन वैक्यूम विथ स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन ऑल अदर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज, बाकी सारे मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो कम होती है। अब देखो, जब लाइट की रे जो होती है, अपन पहले ऐसे निकालते हैं कि लाइट की एक रे वैक्यूम से किसी पर्टिकुलर मीडियम में जा रही है तो कितना स्पीड में चेंज हो रहा है उसे अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मेजर करते हैं। ठीक है, तो पहले जो अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, इसमें दो जो पेयर है, दो मीडियम जो है, उसमें से एक मीडियम वैक्यूम है और दूसरा वो मीडियम है जिसका अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं। ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मतलब पहले अपन ऊपर क्या पुट करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट किसमें पुट करेंगे? वैक्यूम में। और नीचे क्या पुट करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में। ऊपर तो वैक्यूम की पुट करनी है और नीचे किसकी पुट करनी है? मीडियम में। कौन सा मीडियम? जिस मीडियम का अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखो, जो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वैक्यूम में कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸। और उस पर्टिकुलर मीडियम कोई भी लेंगे तो उसमें लाइट की स्पीड कम ही होगी। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा हमेशा एक से ज्यादा ही आएगा। ठीक है, जैसे एयर के लिए आता है 1.0003। इसका मतलब एयर के केस में लाइट की स्पीड ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, हालांकि थोड़ी सी कम होती है। वाटर के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.33। ग्लास के लिए इसकी स्पीड होती है 1.50 और डायमंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। अपनी बुक में एक टेबल दे रखी है, हालांकि वो लर्न करने की कोई नीड नहीं है, लेकिन उसमें जितने भी डेटा है उसमें सबसे ज्यादा दे रखी है डायमंड की और सबसे कम किसकी है? एयर की। ठीक है, अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इसमें अपन स्पीड मेजर करते हैं किसी पर्टिकुलर मीडियम में, उसको अपन नीचे पुट करते हैं और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऊपर पुट करते हैं। उसका जो आंसर आएगा वो आंसर ये बताएगा कि ये वो आंसर जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस पर्टिकुलर मीडियम का। अब देखो, एक अपन ने कंसेप्ट देखा था रेयर और डेंस का। तो एक तो तरीका है रेयर और डेंस समझाने का स्पीड, दूसरा तरीका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली ज्यादा है वो डेंस मीडियम है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली कम है उसे रेयर मीडियम कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं एयर और वाटर को कंपेयर करूं तो एयर का कम है तो एयर तो क्या कहलाएगी? रेयर मीडियम। वाटर क्या कहलाएगा? डेंस। लेकिन अगर मैं वाटर और ग्लास को कंपेयर करूं तो वाटर क्या कहलाएगा? रेयर मीडियम, और ग्लास क्या कहलाएगा? डेंस। क्यों? क्योंकि इन दोनों में ग्लास का ज्यादा है। लेकिन अगर मैं ग्लास और डायमंड को कंपेयर करूं तो इन दोनों में ज्यादा किसका है? डायमंड का। तो डायमंड डेंस मीडियम होगा
और ग्लास कैसा होगा, रेयर मीडियम। तो अगेन ये प्रूफ होता है कि ग्लास जो ये रेयर और डेंस मीडियम का कंसेप्ट है ये कंपेरेटिवली है। तो जिसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ऑप्टिकली डेंस कहलाएगा, जिसका लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ऑप्टिकली रेयर कहलाएगा। तो एक तरीका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या है, जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे में जा रही थी तो सपोज करते हैं कि किसमें मीडियम नंबर, ऊपर वाले को अपन मीडियम नंबर 2 कहते हैं और नीचे वाले को मीडियम नंबर 1 कहते हैं। ठीक है, ऐसी लेबलिंग है, ऐसे ही समझो। ठीक है, ऊपर वाला कौन सा है 2 और नीचे वाला कौन सा है 1, और लाइट की रे इससे इसमें जा रही है और दोनों में से कोई मीडियम वैक्यूम नहीं है। अगर एक वैक्यूम होता तब तो अपन ये कौन सा कहलाता, एब्सोल्यूट कहलाता। दोनों ही कोई दूसरे मीडियम है। ऐसे केस में अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना। जब लाइट की रे सेकंड से फर्स्ट में जाती है तो अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे किसका, फर्स्ट का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, मतलब 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के कंपेयर में, और उसे रिप्रेजेंट किसे करेंगे, n12 से। अगर लाइट की रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है तो इस केस में क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, जिसमें जा रही है उसका पहले लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। ये तो हुआ रीड करना। अब देखो n12 कैसे निकालेंगे, n1 अपॉन n2, और n21 कैसे निकालेंगे, n2 अपॉन n1। एकदम सिंपल सा है। मतलब n12 निकालना है तो 1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखेंगे और 2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे रखेंगे, और n21 निकालना है तो 2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रखेंगे और 1 का रखेंगे नीचे। अब फॉर्मूला पुट करते हैं। देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन v। तो n1 का क्या होगा, c अपॉन v1, और n2 का क्या होगा, c अपॉन v2। ये ऊपर जाएगा तो फ्लिप हो जाएगा, v2 अपॉन c हो जाएगा, c से c कट जाएगा, क्या आंसर आएगा, v2 अपॉन v1। यहां पर निकाल क्या रहे, n12। तो n के हिसाब से तो ऑर्डर सेम होता है। देखो n12 n1 अपॉन n2, लेकिन वेलोसिटी में देखो तो वेलोसिटी का ऑर्डर उल्टा आ रहा है। मतलब v2 ऊपर रख रहे हैं, v1 नीचे रख रहे हैं। जो फॉर्मूला आया वो आया, इसमें क्या। ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम, उसे अपन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। ये अपन ने जब, अगर मान लो मुझे ऐसे निकालना, ध्यान से सुन लो एक बार, एन एयर ग्लास, ये Ag लिखा हुआ है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ A बोले तो एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अगर n के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे, वेलोसिटी के फॉर्म में लिखना है तो उल्टा लिखेंगे, वेलोसिटी इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी इन एयर। ठीक है, जैसे कि ये देखो n21 निकाल रहा हूं तो n के हिसाब से तो एकदम वही है, 2 पहले आ रहा है तो 2 ऊपर रखा, 1 बाद में आ रहा है तो n1 नीचे रखा, लेकिन वेलोसिटी के हिसाब से आंसर क्या आ रहा है, v1 अपॉन v2 आ रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना कि क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है या ये वाला। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन दे रखा है कि लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास। अब देखो लाइट कहां से कहां जा रही है, एयर से किस में जा रही है, ग्लास में जा रही है। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जिसमें जाती है उसका पहले लिखते हैं, ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर लिखेंगे। ठीक है, ये तो इसका सिंबल हो जाएगा, एयर टू ग्लास जा रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 1.50। कितना दे रखा है, 1.50 दे रखा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, लाइट की स्पीड बतानी है किसके अंदर, ग्लास के अंदर। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, देखो अपन सिंबल तो लिख दिया mg अपॉन ए। अब स्पीड के बारे में क्वेश्चन है तो वेलोसिटी वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। वेलोसिटी में फॉर्मूला उल्टे ऑर्डर में लगता है, जी ए लिखा हुआ ना तो ए की वेलोसिटी ऊपर रखेंगे, जी की वेलोसिटी नीचे रखेंगे। अपन को जी की वेलोसिटी निकालनी है तो जी इधर लेकर आ जाता है, एन इधर लेकर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, वी ए अपॉन एन जी ए। वी एयर में वेलोसिटी, एयर में वेलोसिटी ऑलमोस्ट वही होती है जो वैक्यूम में होती है, तो 3 इंटू 10⁸ ले लेते हैं, और एनजीए की वैल्यू तो दे रखी थी क्वेश्चन में 1.5, सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। तो इस तरीके से ये अपने हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके से निकाले जा सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आता है
वो डेंस मीडियम होता है, जिसका कम आता है वो रेयर होता है। और आपके इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। न्यूमेरिकल में जो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को पूछेंगे रिलेटिव, तो या तो आप रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो से निकाल सकते हैं या वेलोसिटी के रेशियो से निकाल सकते हैं। अगर इससे निकाल रहे हैं तो वही ऑर्डर रखना है, जैसे 1 2 तो 1 ऊपर 2 नीचे, 2 1 तो 2 ऊपर 1 नीचे। लेकिन वेलोसिटी के हिसाब से रख रहे हैं तो ऑर्डर फ्लिप करना है, ठीक है। तो आप ये बात एक बार नोट कर लीजिए। फिर अपन एक ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब के हिसाब से अपन को क्या करना है, रिफ्रैक्शन को समझना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक व्हाइट सीट लेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, फिक्स अ सीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड लेंगे, कोई लकड़ी का ब्लॉक भी ले सकते हैं, उसके ऊपर एक व्हाइट सीट रखनी है और ऑल पिन लगाकर उसे फिक्स कर लेना है, वो हिलनी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर एक ग्लास की थिक स्लैब, जिसकी कम से कम इतनी थिकनेस हो, ऐसी ग्लास स्लैब, यहां पर इस डायग्राम में ये ग्लास स्लैब को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लास स्लैब रखेंगे, ठीक है। और उस ग्लास स्लैब की हेल्प से अपन को रिफ्रैक्शन को समझना है, ठीक है। तो प्लेस अ ग्लास स्लैब ओवर द सीट इन द मिडल, बीचों बीच रख देंगे। फिर अपन ग्लास स्लैब की एक आउटलाइन बना देंगे और इस आउटलाइन को ABCD कहेंगे। आउटलाइन क्यों बना रहे हैं, अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान ग्लास स्लैब थोड़ी इधर उधर हो जाती है तो अपन उसे ओरिजिनल जगह पर वापस पुट कर पाए, ठीक है। तो ये ग्लास स्लैब रख दी। फिर टेक 4 आइडेंटिकल पिंस, अपन को ऑल पिंस लेनी है, 4 लेनी है, ठीक है। अब क्या करनी है, अपन को 2 ऑल पिन यहां पर इस तरीके से लगानी है कि अगर इनमें से एक लाइन में खींचूं तो वो लाइन सीधी ना हो, किसी एंगल पे इधर टकराए, ठीक है। तो ऐसे ऑब्लिक में 2 ऑल पिन लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, टेक 4 आइडेंटिकल ऑल पिन, फिक्स 2 पिन ENF। इस वाली पिन जो ये यहां पर पिन दे रखी है, इन पिन को अपन नाम दे देते हैं। ये वाली पिन कौन सी है, ये E है, और ये कौन सी है, F, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, सच दैट लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पिन इंक्लाइन टू AB। मतलब अगर इससे एक लाइन बनाऊं तो वो AB पर इंक्लाइन होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद लुक फॉर द इमेज फ्रॉम CD साइड। अब अपन क्या करेंगे, ग्लास स्लैब में वो 2 ऑल पिन लगी हुई है, देखो ये तो बोर्ड है, अपन क्या करेंगे, ऐसे पेपर ऐसे लेंगे, उस पे ग्लास स्लैब रख देंगे, ठीक है। पीछे की तरफ 2 ऑल पिन लगाएंगे और इस वाली साइड से ऐसे देखेंगे कि वो ऑल पिन कहां दिख रही है। तो जहां पर अपन को ये ऊपर वाली 2 ऑल पिन नजर आए वहां पर ऑल पिन लगा देंगे। तो एक ऑल पिन यहां पर लगा देंगे और एक यहां पर लगा देंगे। इन ऑल पिन को अपन ने क्या नाम दिया, G और H, ठीक है। जब आप इसको वापस देखोगे तो आपको लगेगा कि जिस लाइन में ये थे उस लाइन में ये नहीं है, जब आप ऐसे देखोगे तो। लेकिन इमेज की नीचे की तरफ से देखोगे तो आपको लग रहेगा कि ये एक ही लाइन में, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, ग्लास स्लैब को हटा देना है। रिमूव ग्लास स्लैब एंड ज्वाइन ENF को ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के साथ साथ उसे AB पर टच करा देना है। और जहां पर ये AB पे टच हो रहा है, सपोज करते हैं इस पॉइंट को अपन नाम देते हैं O पॉइंट। क्या नाम देते हैं, O पॉइंट, ठीक है। और यहां पर अपन क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और इस परपेंडिकुलर का नाम रखते हैं NN डैश, ठीक है। क्या करते हैं, इस परपेंडिकुलर का नाम NN डैश, ठीक है। फिर एक काम और करते हैं, G और H को भी मिला देते हैं और ये HG लाइन, जो H से G लाइन है, इसको यहां टच करा देते हैं। और ये जहां टच हो रही है इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को अपन नाम क्या दे देते हैं, O डैश नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, O डैश, कोई तकलीफ नहीं। और यहां पर भी एक नॉर्मल खींच देते हैं और इस नॉर्मल का नाम दे देते हैं अपन MM डैश, कोई तकलीफ नहीं यहां तक। तो यहां तक अभी जो किया है वो अपन देखते हैं। रिमूव स्लैब एंड ज्वाइन EF लाइन मीट एट AB पर मीट हो रही है, वो भी O पॉइंट पे। ज्वाइन GH लाइन और HG लाइन, मतलब GH लिखता तो आगे की तरफ बढ़ती, HG मतलब ऊपर की तरफ बढ़नी है और O डैश पॉइंट पे अपन को ज्वाइन कर देनी। इसके बाद O को O डैश से मिला देना है, ये O को O डैश से मिला दिया, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। इसके बाद 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करने थे, वो अपन ने कर लिए। अब लाइट रे एट पॉइंट O एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंस। देखो ये वाली जो लाइट रे आ रही है, अगर मैं ऐसे समझू कि ये एक रे है, तो ये कहां से कहां जा रही है, एयर से कहां जा रही है, ग्लास के अंदर। और एयर और ग्लास में कंपेयर करूं तो ये रेयर मीडियम है, ये डेंस मीडियम है। और डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, हाँ एक और चीज करते हैं,
ये वाली जो रे है इसको डॉट डॉट करके ऐसे सीधी पास करते हैं, ठीक है। हाँ, अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो जब लाइट की रे रेयर से डेंस में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होनी चाहिए। यहां पर हो रही है क्या, देखो ये रे आ रही थी, अगर ये स्लैब नहीं होती तो ये ऐसे जाती, लेकिन अब देखो ये नीचे की तरफ बेंड हो रही है ना, ये देखो, तो इसका मतलब नॉर्मल की तरफ आ गई। और जब ये दूसरी तरफ से जाएगी तो ये किससे किस में जा रही है, ग्लास से किस में जा रही है, एयर में जा रही है। ग्लास कैसा मीडियम है, डेंस, और एयर कैसा है, रेयर। तो यहां पर देखें तो ये लाइट रे नॉर्मल से दूर हट रही। तो एक ही एक्सपेरिमेंट से अपन ने रेयर से डेंस वाला और डेंस से रेयर वाला दोनों ही रिफ्रैक्शन अपन ने समझा दिए, ठीक है। अब यहां पे लेबल कर देंगे, ईओ जो है वो इंसिडेंट रे, ठीक है, और ओ डैश जो है वो रिफ्रैक्टेड रे होगी, और ओ डैश एच ये वाली जो रे है ये इमर्जेंट रे है, ठीक है। अब देखो ये वाली रे और ये वाली रे दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। मतलब ये जो सीधी लाइन है, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होती, ये लाइन ऐसे ही पास होती रे, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को देखो अपन देखते हैं तो ये क्या अपन को दिखता है, ऐसे पैरेलल लगती है, लेकिन ऐसा लग रहा था यहां की जगह यहां आ गई। ये जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या कहते हैं, लेटरल शिफ्ट। तो इमर्जेंट रे जो होती है वो पैरेलल होती है किसके, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के। देखो ये वाली यहां तक इंसिडेंट रे थी और ये डॉट डॉट से इंसिडेंट रे की अपन ने डायरेक्शन शो की, और ये ओ डैश एच जो है वो इमर्जेंट रे है। ये इमर्जेंट रे इस वाली डायरेक्शन के क्या है, पैरेलल है, लेकिन कुछ डिस्टेंस दूर है। ये जितनी डिस्टेंस है इसे अपन क्या बोलने वाले हैं, लेटरल शिफ्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लेटरल शिफ्ट। तो ये अपना रिफ्रैक्शन था जिसे अपन ने ग्लास स्लैब के एक्सपेरिमेंट से समझा। अगर एग्जाम में आपको आता है तो ये पूरा आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, और इसके साथ आपको ये थ्योरी लिखनी है, ठीक है। तो इस ग्लास स्लैब के एक्सपेरिमेंट से अपन ने रेयर से डेंस मीडियम में रिफ्रैक्शन और डेंस से रेयर मीडियम में रिफ्रैक्शन दोनों तरीके से समझा। तो इसी के साथ अपन आज का वीडियो पूरा करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें अपन लेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।